जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर ऑल हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लॉजिक के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक बात प्रीलिम्स की आती है तब कई बार लॉजिक भी फेल हो जाता है। यानी कि लॉजिक लगाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार जब हम अपना गेस वर्क करते हैं उसमें लॉजिक को हम थोड़ा पीछे रखते हैं। और अगर ये करने से हमारे कुछ 4 या 5 सवाल सही हो जाते हैं, यानी कि अगर इस टेक्निक को अपनाने से अगर हमारे 8 या 10 नंबर बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। कट ऑफ की कतार पे जब हम आते हैं तो हमको बहुत टेंशन होती है। हमको लगता है कि अगर कट ऑफ 100 नंबर की है तो हमारे 95 बन रहे हैं, 96 बन रहे हैं, इतने पॉइंट बन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस स्टेज में जाके हमको रिग्रेट होता है कि अरे अगर वो 1 या 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया होता, अरे उसका सोल्यूशन मैंने पढ़ा, उतना इजी क्वेश्चन था, मैंने उसको ऐसे सॉल्व कर लिया होता, ये तिकड़म लगाया होता या गेस वर्क किया होता तो शायद आज मैं सेफली अपनी मेंस की तैयारी कर सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश मेरी रहेगी कि आपके साथ ऐसे 5 सवाल, वैसे ये PYQs हैं जो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में आए थे प्रीलिम्स में, ऐसे 5 सवाल आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो बिना लॉजिक के, बिना नॉलेज के अगर आप थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 सवाल मतलब 10 मार्क्स। और ये हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आए थे तो वहां पे ये विदाउट लॉजिक हम ये तुक्के लगा सकते हैं। ये हर साल होगा। इस बार भी प्रीलिम्स में ऐसे कुछ सवाल जरूर आएंगे जहां पे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे यदि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क वहां पे अपना के देखें। चलिए यहां पे हम सवालों को पहले नजर मारते हैं। पहला सवाल ये देखिए 2019 में आया था, यूपीएससी का PYQ है। AIIB की बात कर रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहा है। देखिए 3 स्टेटमेंट हैं। पहले स्टेटमेंट को नजर मारते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। जरा सोचते हैं कि एशिया में क्या 80 देश हैं? अब यहां पे मैं आपको लॉजिक लगाने को नहीं कह रहा हूं कि एशिया में कौन से कितने देश आते हैं आपको रटे रटाए याद रहे, नहीं याद होंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि एशिया में 80 देश नहीं है। अब AIIB की जब बात होती है, ये 2019 का क्वेश्चन था, तो ये जरूर ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स से रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये जो दोनों बैंक्स की स्थापना थी ये ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। तो यानी कि अगर ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी तो ब्रिक्स देश में से सारे के सारे देश तो एशिया में वैसे नहीं आते हैं। और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए अब 1 2 3 एक साथ तो इकट्ठे हो नहीं सकते क्योंकि 1 और 3 दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि AIIB में 80 से ज्यादा देश हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम इंटरप्रेट करें तो यानी कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि AIIB में सारे के सारे मेंबर्स एशिया के ही होंगे। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एशिया में तो 80 देश आते नहीं है, एशिया में लगभग 47 to 48 कंट्रीज आते हैं। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट अगर यहीं पे आप एलिमिनेट कर देंगे तो बचा आपके पास एक ऑप्शन है। मैं कहता हूं ये वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको नहीं पता, चलो इसका हमने डिटेल डिस्कशन तो करा है, इसको लेके हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है। पर थोड़ा सा यहां पे अगर हम स्मार्ट वर्क लगा के देखें बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी लॉजिक के, तो यहां पे ये 3 स्टेटमेंट्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जिसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, चलो इसका एक्सप्लेनेशन तो हमने डिस्कस किया हुआ है। IR का PYQ मैराथन सेशन 2 अप्रैल 2023 को हुआ था, वहां पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। लेकिन हमको वैसे पता हो कि AIIB में 105 देश हैं, जिसमें से कुछ देश एशिया के भी हैं, बहुत सारे देश एशिया के बाहर के भी हैं। इनफैक्ट जर्मनी, अब जर्मनी तो एशिया में नहीं है ना, हमारी नॉलेज के हिसाब से जर्मनी तो यूरोप में ही आता है। तो जर्मनी टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आउटसाइड एशिया। और दूसरी बात, ये अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को भी देखें तो इंडिया अगर लार्जेस्ट शेयर होल्डर AIIB का होता, ये कैसे हो सकता है? देखिए, या तो इंडिया बराबर का शेयर होल्डर होगा, कोई बैंक जो कि ब्रिक्स ने स्थापित करा है, या इंडिया सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होगा, क्योंकि इंडिया से कहीं गुना ज्यादा बड़ा इकोनॉमिकली आज के टाइम पे भी और आज से कुछ 7-8 साल पहले भी जब ये बैंक की स्थापना करी गई थी तो चाइना था। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। लेकिन बहरहाल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स को थोड़ा प्ले करके यहां पे हम इजीली इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 में आया था। मैं कहता हूं भूल जाओ
कि आपको कुछ नहीं पता एनपीटी क्या है। Which among the above are nuclear weapon states as recognized the treaty on non-proliferation, यानी कि एनपीटी की यहां पे बात हो रही है। चलो एनपीटी के बारे में आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। अब एनपीटी में कितने मेंबर्स हैं कितने मेंबर्स नहीं हैं वो हम सबको नहीं याद रहेंगे। एनपीटी में कितने मेंबर्स हैं रटे रटाए तो हमको नहीं याद रहेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी हमको एनपीटी के बारे में पता है तो इतना तो जरूर हमको पता होगा कि इंडिया जो है वो तो सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी का, है ना। अब अगर इंडिया सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी का, यहां से हमारे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया को यहां पे नंबर 3 दिया है, तो यानी कि बी और डी एलिमिनेट हो रहे हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि सर एलिमिनेशन तो यूपीएससी ने फेल कर दिया कि अब तो पेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर। नहीं, एलिमिनेशन हमेशा काम आएगा बच्चों, हमेशा काम आएगा। इज नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एलिमिनेशन। अब चलो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ए और सी। सी ऑप्शन में 245 हमको यह भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो भी एनपीटी में नहीं है। हमको यह भी पता है कि पाकिस्तान एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, तो यानी कि यहां से हमको यहां पे जो ऑप्शन सी है वो भी एलिमिनेट हो रहा है। चलो आपको यह पता होगा, इजराइल को लेके आपको डाउट होगा इजराइल है कि नहीं है, लेकिन यह पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एनपीटी के सिग्नेटरीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स तो हैं। हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में किया, 1998 में पोखरण 2 भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, तो हमको यह तो पता है। बचा क्या? ऑप्शन ए बचा, 1 और 2। अब इस लॉजिक को भी छोड़ के एक और अगर आपको मैं बात बताऊं, भूल जाओ कि आपको नहीं पता कि एनपीटी में कौन कंट्री है कौन नहीं है। यदि आपको यही बात याद रहेगी ना, यह बात जो आपको मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको यह बात याद रहेगी कि एनपीटी केवल 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है, और वो 5 देश कौन से हैं? जो हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिनको P5 कहते हैं। तो यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इन 5 देशों में से चाइना और फ्रांस इकलौते 2 देश हैं जो कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स में आते हैं। तो यानी कि देयरफॉर हमारा काम सॉल्व होता है। यानी कि किसी भी तरीके से या तो हम तिगड़म लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान एनपीटी में नहीं है तो हम सही आंसर पे पहुंचे, या हम इस कंसेप्ट से चले या इस लॉजिक से चले कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स केवल 5 ही रिकॉग्नाइज करता है एनपीटी। तो 5 आपके जो परमानेंट 5 मेंबर्स है उसमें से चाइना फ्रांस आ जाता है, तो यहां से हम आंसर पे आ जाएंगे ऑप्शन ए 1 और 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। ओपीसीडब्ल्यू की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये 2016 में क्वेश्चन आता। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। देखिए अब जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ईयू का है जो कि नेटो और डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रहा है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये मॉनिटर करता है केमिकल इंडस्ट्री को, ताकि जो नए वेपन्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा ना बनाए जाएं। यानी कि देखिए हर एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी होती है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अच्छे पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स, यानी कि जो पार्टीज हैं ऑफ द ओपीसीडब्ल्यू, अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट्स। केमिकल इंडस्ट्री और केमिकल वेपन से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स में केमिकल्स की तो बात हो रही है। मैं पहले स्टेटमेंट पे आता हूं। चलो मुझे नहीं पता ओपीसीडब्ल्यू के बारे, लेकिन 2 स्टेटमेंट मुझे बता रही हैं कि केमिकल से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। मैं ये क्वेश्चन उस सिनेरियो में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं जब मुझे ओपीसीडब्ल्यू के बारे कुछ भी नहीं पता। आई नो मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन 28 मई को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, बहुत प्रेशर होगा, बहुत टेंशन होगी, तब आप कहेंगे अरे सर ये आपके तिगड़म बिगड़म किसी काम के नहीं होते। तब हमको प्रेशर होता है, तब हमको टेंशन होती है, तब तो आता हुआ आंसर भी हम गलत कराते हैं। चलो ठीक है, लेकिन अब हमको काम और कंपोज रह के आंसर्स निकालने हैं, कट ऑफ क्लियर करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वही पर्पस है ये वीडियोस को बनाने का। अब पहले स्टेटमेंट को देखें। देखिए डब्ल्यूएचओ कहां से आ गया ओपीसीडब्ल्यू में। मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि चलो नेटो का कुछ है ओपीसीडब्ल्यू के साथ, या यूरोपियन यूनियन का भी कुछ है ओपीसीडब्ल्यू के साथ, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना देना होगा जी ओपीसीडब्ल्यू के साथ। तो पहला स्टेटमेंट मुझे बोगस लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट अगर बोगस है तो यूपीएससी आपका काम आसान कर रहा है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास बचा ही क्या, बी बचा 2 और 3। तो 2 और 3 सही आंसर ही है। ये देखिए 2 और 3। अब ओपीसीडब्ल्यू, चलो ये नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन जो है ये हमने पहले भी डिस्कस करी है, वो आप पीवाईक्यू सेशन भी देख सकते हैं जो आईआर का हमने किया था। यहां पे नॉलेज एक्सचेंज करने का पर्पस नहीं है इस वीडियो को बनाने का। पर्पस इस वीडियो को बनाने का है कि कैसे हम कॉमन सेंस के साथ
थोड़ा कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भैया यूपीएससी की तैयारी करी है तो कॉमन सेंस तो होगा ना। ये सब जो शब्द हम सुन रहे हैं, क्वेश्चंस में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम तैयारी का ठीक कर रहे हैं। चलो अंडर द सन हमको सब चीज आती हो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमको पता हो कि ताकि हम उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो, ताकि अगर हम फेमिलियर हैं इन वर्ड्स के साथ, इन कंसेप्ट्स के साथ, तो आंसर को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल ये 2022 में क्वेश्चन आया था। ध्यान से क्वेश्चन को देखें। मैं अभी सिर्फ अजरबैजान की बात करूंगा यहां पे। देखिए अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में लड़ाई चलते आ रही है। अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में लड़ाई ये नहीं कि पिछले साल हुई है, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई कई सालों से चलते आ रही है। 2020 में भी जो कॉन्फ्लिक्ट था अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में, वो न्यूज में था। अब हमें यह पता है कि अजरबैजान आर्मीनिया रशिया के साथ उनका बॉर्डर, अजरबैजान का बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। अजरबैजान आर्मीनिया की वॉर को अगर हमने फॉलो किया है तो डेफिनेटली उनका नक्शा मैप तो देखा होगा ना। चलो भूल जाओ कि किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बारे, लेकिन अजरबैजान का नक्शा तो हमने देखा होगा कि दोनों देशों की लड़ाई चल रही थी। तो जो रशिया था वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा था और तुर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। तो अजरबैजान रशिया के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। अफगानिस्तान तो थोड़ा नीचे है, इतना ऊपर तो नहीं है। तो यानी कि अजरबैजान तो बॉर्डर नहीं टच करेगा अफगानिस्तान के साथ। अजरबैजान को नंबर 1 मिला है यहां पे, तो 1 नंबर पे अजरबैजान है। 1 नंबर पे कौन से ऑप्शंस हैं? ए, बी और डी। तो ये एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? सी। सबने कहा कि सर एलिमिनेशन कैसे करेंगे, 2022 में तो यूपीएससी ने सब बदल दिया है। तो ये तो 2022 का ही क्वेश्चन है, हुआ एलिमिनेशन के नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं? ये देखिए आगे मैप देखते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के कौन से पड़ोसी देश आते हैं? ईरान, यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज। ईरान है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है। 5वां सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपको ना थोड़ा सीसैट की तरह लगेगा। ये है जीएस का क्वेश्चन, आईआर का क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सीसैट की तरह लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। हमको पता है, बार बार हम पढ़ते रहते हैं कि वियतनाम में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। भारत कोशिश कर रहा है वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ अपने संबंध को और बढ़ाने के लिए, ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फायदा हम भी ले सके। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, गलत नहीं है। यदि पहला स्टेटमेंट सही है तो यहां से आपके ए और बी ऑप्शंस दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि ए और बी में तो पहला स्टेटमेंट है ही नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, यानी कि हमारा काम सी और डी के बीच में रह गया पता लगाना कि 1 और 2 है कि 1, 3 और 4 है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमने इतिहास पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, ये तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ के हम एग्जाम देने जा रहे हैं। इतना तो जरूर पता है कि वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार है, और इतना तो जरूर हमें पता होगा कि कम्युनिस्ट सरकार जहां पे होती है, जैसे चाइना में कम्युनिज्म है, वहां पे एक ही पार्टी रहती है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसी तरह से वियतनाम में मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। इससे आपके पास ऑप्शन ही सी बचता है, 1, 3 या 4। यानी कि नीचे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए नीचे के हम ऑप्शंस पढ़ भी लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी देश जो कि ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो आज तो 2023 है, आज तो 1970 का जमाना नहीं है ना, तो ग्लोबलाइजेशन तो है ही है। वियतनाम के एक्सपोर्ट दुनिया भर में बहुत मशहूर है। चौथा स्टेटमेंट कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम के लो लेबर कॉस्ट और स्टेबल एक्सचेंज रेट के कारण बहुत ज्यादा विदेशी धन वहां पे आया है। तो सही है, वियतनाम में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई गलत बात तो नहीं है। पांचवा स्टेटमेंट कहता है हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर। अब देखिए ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये कहना कि इंडो पैसिफिक में केवल वियतनाम ही है जिसका सबसे प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर है, ये बात गलत है। और भी बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, बहुत सारे देश हैं। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है। तो सही आंसर हमने वैसे तो पहली 2 स्टेटमेंट पढ़ के ही हमने सही आंसर निकाल दिया था। तो बच्चों टाइम सेव करना है, 5 स्टेटमेंट्स पढ़ने की बजाय यदि आप नीचे ऑप्शंस को देखेंगे, पहली 2 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। अब वो जमाना गया कि प्रीलिम्स आपका 1.5 घंटे में, वो हमारे टाइम की बात है कि प्रीलिम्स का जो पेपर था 1 घंटे, सवा 1 घंटे में हम खत्म कर देते थे। अभी तो 2 घंटे भी कम लगते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि लेंथी बहुत हो गया है।
तो ये 5 सवाल आपके साथ मैंने ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करी कुछ तिकड़म लगा के। तो दोस्तों ऐसे और तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चलो इंफॉर्मेशन नॉलेज तो हम शेयर करते ही रहते हैं, पर ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम अपने रैपिड रिवीजन कोर्स में लेके आ रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023, जहां पे 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के अंडर वन रूफ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, आईआर, एनवायरमेंट, सभी के सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 50 आवर्स में हम लेके आ रहे हैं। ये जो कोर्स है 26 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में रहेगा। अभी अर्ली बर्ड आपके पास एक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी है 20% का। प्रीलिम्स 2023 का कोड लगाएंगे तो आपको ये 3200 रुपए का कोर्स पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने पूरा का पूरा 1500 टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट्स के, कोई इंडिविजुअल आप कोई सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके सामने है। जैसे मैं आईआर की बात करूं, यदि आपको आईआर इंटरेस्टिंग लगता है और यदि आईआर में जितने भी सवाल आए, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपके वो सारे के सारे सही हो। यदि आप अपने आईआर को क्विकली कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप एटलीस्ट अपने 10 से 14 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं आईआर के, जो कि आपके कट ऑफ के लिए बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, तो आप आईआर का इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन कोर्स भी ले सकते हैं। और अगेन इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 1000 रुपए का आईआर का इंडिविजुअल कोर्स है, 20% इस पे लगाएंगे आप तो ये भी आपको 800 रुपए का पड़ेगा। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है। भरोसा रखिए, जुड़िए हमारे साथ और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन बनाइए। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।